Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the biomechanics of knee joint. We have discussed the anatomy of knee joint before this video. Okay, so let's just get started. Definition: the knee joint is a modified hinge synovial joint formed between the femur, tibia and patella. Biomechanics of the knee joint refers to how forces, movement and stability mechanism works during motion such as walking, running and squatting. स्टेबिलिटी मैकेनिज्म से यहाँ पे हमारा मतलब है कनकेव एंड कन्वेक्स रूल का. ओके, द नी मेनली परफॉर्म फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन बट स्मॉल रोटेशनल मूवमेंट ऑल्सो अक्कर. फिर हमारे पास ऑस्टियोकाइनेमेटिक आ जाती है नी की. ऑस्टियोकाइनेमेटिक का मतलब क्या होता है? द मूवमेंट दैट कैन बी सीन, जो हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, मीडियल या फिर लेटरल रोटेशन कर रहे हैं, जो हमें दिख जाते हैं, उन मूवमेंट को हम कहते हैं ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट. एक्सटेंशन इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द क्वाड्रिसेप मसल व्हाइल फ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द हैम्स. फिर हमारे पास आर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट होते हैं. इसमें हमारी रोलिंग एंड ग्लाइडिंग मैकेनिज्म आ जाता है. इससे पहली वाली वीडियो में मैंने कनकेव और कन्वेक्स रूल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था. अगर आपको वो रूल देखना है तो आप पहले देख सकते हैं, तभी जाके आपको आर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स के बारे में पता लग जाएगा. ठीक है. आर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट डिस्क्राइब स्मॉल मूवमेंट बिटवीन जॉइंट सर्फेसेस. ड्यूरिंग नी मूवमेंट द femoral condyle परफॉर्म रोलिंग एंड ग्लाइडिंग ऑन द tibial surface. फिमोरल जो कंडाइल्स होते हैं रोलिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट हमारे टीबिया के सरफेस पे परफॉर्म करते हैं. ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन, जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं, जो हमारा फीमर है वो पोस्टीरियरली रोल करता है और एंटीरियरली ग्लाइड करता है. और नी एक्सटेंशन के टाइम पे जो हमारा फीमर है वो एंटीरियरली रोल करेगा और ग्लाइड करेगा पोस्टीरियरली. दिस कंबाइंड मोशन प्रिवेंट द फीमर फ्रॉम स्लाइडिंग ऑफ द टीबिया एंड मेंटेनिंग जॉइंट स्टेबिलिटी. अगर वो सिर्फ रोल करेगा, ग्लाइड नहीं करेगा ना, तो हमारा जो फीमर है वो स्लाइड ऑफ कर जाएगा, टीबिया के सरफेस से कॉन्टैक्ट हट जाएगा. कनकेव ऑन कन्वेक्स रूल हमारे पास आ जाता है उसके बाद. फिर आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ द नी, द फीमोरल कॉन्डाइल हमारा कन्वेक्स होता है, टीबियल प्लेटे हमारा कनकेव होता है. सो द नी जॉइंट इज अ कन्वेक्स ऑन कनकेव जॉइंट व्हेन द फीमर मूव्स ऑन द टीबिया. वो एक क्लोज्ड चेन मूवमेंट होती है लाइक स्क्वाटिंग. अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने मेरी पहली वीडियो देख ली होगी, है ना. कनकेव ऑन कन्वेक्स रूल हमारे पास आ जाता है. अकॉर्डिंग टू द कनकेव ऑन कन्वेक्स रूल, कन्वेक्स सर्फेस मूव्स ऑन कनकेव सर्फेस लाइक रोल एंड ग्लाइड अकर इन अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे हमने फीमर को ले लिया कन्वेक्स में, टीबिया को ले लिया हमने कनकेव में. द रोल एंड ग्लाइड हैपन इन अपोजिट डायरेक्शन. और ये मूवमेंट हमारी होती है ओपन चेन काइनेमेटिक. ठीक है. आपने, मेरे को लगता है कि आपने देख ही ली होगी वीडियो. अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके एक बार आप वो वीडियो देख लें. उसके थ्रू आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. और आपको ये रूल लिखना ही पड़ेगा बायोमैकेनिक्स के एग्जाम में अगर नी जॉइंट लिख रहे हो आप. फिर हमारे पास आ जाता है फॉर कन्वेक्स मूविंग ऑन कनकेव लाइक फीमर ऑन टीबिया, रोल एंड ग्लाइड गो ऑन अपोजिट. फ्लेक्शन एग्जाम्पल है इसका, रोल एंटीरियरली, ग्लाइड पोस्टीरियरली. फिर ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन, फीमर ऑन टीबिया, क्लोज चेन मूवमेंट, स्क्वाटिंग इसका हमने एग्जांपल ले लिया. मूवमेंट ऑफ फीमर कॉन्डाइल ऑन टीबिया, फीमर रोल एंटीरियरली, फीमर ग्लाइड पोस्टीरियरली. व्हाई दिस हैपन? इफ द फीमर ओनली रोल्ड एंटीरियरली, इसका वैसे आंसर आपको आना चाहिए अभी. इट वुड रोल ऑफ द टीबिया प्लेटे टू कीप द जॉइंट सर्फेस अलाइन्ड एंड स्टेबल. द फीमर ग्लाइड पोस्टीरियरली एट द सेम टाइम. फिर हमारे पास ये डायग्राम आ जाता है. अगर आप ये डायग्राम बना सकते हैं याद करके तो बहुत ही अच्छा होगा. नहीं तो जो मैंने आपको कनकेव ऑन कन्वेक्स रूल में डायग्राम बना के दिखा रखे हैं, आप उस टाइप से भी बना सकते हैं डायग्राम्स. उसमें भी बहुत अच्छे से शो हो रहा है मूवमेंट, बट ये थोड़ा डिटेल्ड मूवमेंट है. स्क्रू होम रोटेशन भी आ रहा है इसमें. हमें फीमर दिखा रहे हैं और रोलिंग दिखा रहे हैं और स्लाइडिंग दिखा रहे हैं. इसमें शो हो रहा है एक्सटेंशन के टाइम पे कि सेम डायरेक्शन में कैसे हो रही है, और ये अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. स्क्रू होम मैकेनिज्म क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमैकेनिकल फीचर ऑफ द नी इज द स्क्रू होम मैकेनिज्म. इट अकर्स ड्यूरिंग द लास्ट
20 to 30 डिग्री ऑफ द नी एक्सटेंशन। जब हमारी एक्सटेंशन हो रही होती है ना नी की 20 to 30 डिग्री पे, उसके लास्ट में होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द टीबिया एक्सटर्नली रोटेट ऑन द फीमर व्हेन द फुट इज फ्री, ठीक है, और द फीमर इंटरनली रोटेट्स ऑन द टीबिया व्हेन द फुट इज फिक्स्ड। या तो टीबिया हमारा एक्सटर्नली रोटेट कर देगा या तो हमारी जो फीमर है वो इंटरनली रोटेट कर देगी ताकि वो एकदम फिक्स हो जाए, लॉक कर लें। दिस रोटेशन लॉक्स द नी जॉइंट एंड मेक स्टैंडिंग easier because less muscular effort is required to unlock the knee from this locked position. The popliteus muscle contract. अब इसमें क्या होता है, जैसे हम अगर स्ट्रेट खड़े हैं ना तो हमारी मसल्स को ना बहुत वर्क करना पड़ेगा। अगर ये लॉकिंग नहीं होगी, हमारी मसल्स को, हमारी बोन्स को एकदम कॉन्टैक्टेड पोजीशन में रखने के लिए ना बहुत वर्क करना पड़ेगा। इसलिए नी स्क्रू होम मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो टीबिया है वो एक्सटर्नली रोटेट कर देगा। जब पूरे एक्सटेंशन में आने लगेंगे ना हम, जैसे हम अपने लेग को पूरा एक्सटेंशन में करेंगे नी को, तो वो एक्सटर्नली रोटेट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ये है मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है और हमारा जो है नी एकदम लॉक्ड पोजीशन में आ जाता है, जिसके थ्रू हमारी मसल्स को थोड़ा कम वर्क करना पड़ता है। और इसको खोलने के लिए, अनलॉक करने के लिए हमारे पास पॉप्लीटियस मसल होती है जो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। फिर पेटेलोफिमोरल बायोमैकेनिक्स आ जाती है। द पेटेला प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन नी बायोमैकेनिक्स। फंक्शन इंक्लूड इंक्रीजिंग द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द क्वाड्रिसेप मसल, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन द क्वाड्रिसेप टेंडन एंड द फीमर, improving force transmission during knee extension. During knee flexion, the patella glides inferiorly along with the femoral groove. Forces acting on the knee में हमारे पास आ जाती है, several forces act on the knee joint during daily activities. During walking, the knee experience forces about 2 to 3 times body weight. During running, forces can reach up to 5 times body weight. The menisci help distributing these forces and reduce stress on the articular cartilage. meniscus का फंक्शन क्या था? meniscus हमने पढ़ा था, anatomy of knee joint में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। स्टेबिलिटी ऑफ द नी जॉइंट में हमारे पास आ जाएगा कि नी स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड बाय द स्टैटिक एंड डायनेमिक स्टेबिलाइजेशन। और स्टैटिक स्टेबिलाइजेशन हमारी इंक्लूड करती है लिगामेंट, मेनिस्कस या फिर जॉइंट कैप्सूल। आगे डायनेमिक में हमारे पास मसल्स आ जाती हैं सारी, और दी स्ट्रक्चर वर्क टुगेदर टू कंट्रोल मूवमेंट एंड मेंटेन अलाइनमेंट। पहले हमारे पास स्टैटिक स्टेबिलाइजेशन आता है, फिर डायनेमिक आता है। स्टैटिक पे हमारे पास लिगामेंट्स, मेनिस्कस, जॉइंट कैप्सूल आ जाएगा। डायनेमिक में हमारे पास मसल्स आ जाएंगी और ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं अलाइनमेंट को बनाए रखने के लिए। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में हमारे पास आ जाएगा ACL इंजरी ड्यूरिंग सडन पाइवोटिंग, meniscus tear during twisting movement and patellofemoral pain syndrome due to abnormal patellar tracking. ये हमने अनाटमी में भी पढ़ा था ऑफ नी जॉइंट। सो अब यहाँ पे हमारी ये PPT ख़त्म होती है। हम एक बार इसको सबको रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन आ जाएगी इसकी, बेसिक सी डेफिनेशन आप लिख के इसकी मूवमेंट लिख सकते हैं कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाता है, रोटेशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ओस्टोकाइनेमेटिक क्या होता था, द मूवमेंट दैट कैन बी सीन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये सब कुछ लिख देंगे। आर्थोकाइनेमेटिक में हमारे पास रोलिंग, ग्लाइडिंग, ये सब आ जाएगा। और इसमें आप कनकेव और कन्वेक्स रूल भी अच्छे से मेंशन कर देना। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आया तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। उसके बाद हमारे पास ये डायग्राम आ जाता है। प्लीज़ डायग्राम तो ड्रॉ कर देना और इसमें कलर ज़रूर कर देना अगर आपको बहुत अच्छे से नंबर चाहिए तो। स्क्रू होम मैकेनिज्म में हमारे पास आ जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल फीचर ऑफ द नी इज़ द स्क्रू होम मैकेनिज्म। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी होता है इसमें, आप बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है इसको। पेटेलोफिमोरल बायोमैकेनिक्स आ जाती है। फिर हमारे पास फोर्सेज एक्टिंग ऑन द नी आ जाएगी, आप इसको अंडरलाइन करके ज़रूर लिख दें। और स्टेबिलिटी ऑफ द नी जॉइंट में हमारे पास ये सब कुछ आ जाएगा कि स्टैटिक स्टेबलाइजेशन होती है और डायनामिक होती है। फिर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस 2 पॉइंट्स तो ज़रूर ऐड करना है इसके। हर एक क्वेश्चन के नीचे अगर आप क्लिनिकल इंपॉर्टेंस लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।